नॉर्मलता। ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है सर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था आपके पास, देख लीजिए, ये भी आपके पास आ गया सर। अनुशंख गुणधर्म किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, परिभाषित करें। ये भी हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। चारों पॉइंट इसके कंप्लीट हो चुके हैं, प्रासरणी राव तक, प्रतिलोम प्रासरण भी, चित्र वगैरह भी। बहुत अच्छा। अब इस क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन और सातवां क्वेश्चन आपके सेट में एक ही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं। क्वथनांक उन्नयन तथा घुल्ल के अनुभार के बीच संबंध स्थापित करें। ये तो बन ही जाएगा खुद से, बनाने के लिए बोले थे क्या, पक्का बना लिए, चेक कर लें कॉपी। आप बोल रहे हैं तो बनाए होंगे, ठीक है, आप ईमानदार हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है सर आपके पास, क्या है चौथा क्वेश्चन, प्रासरण और विसरण में क्या अंतर है। आरआई, प्रासरण आरआई विसरण में क्या अंतर है, मतलब वो मिस टाइपिंग है, वो क्या है और है, ठीक है। प्रासरण और विसरण में क्या अंतर है, यहाँ से होगा या ये भी हो गया, यहीं से होना है। तो चलो सर चालू कर लो, हम लोग इसको चालू कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। सो सबसे पहले क्या लिखिएगा, प्रासरण एवं विसरण में लिखो सर, सोचो नहीं। कभी उछल क्यों में जाता है कौशल, कभी उछल कुएं में जाता है, समझे में नहीं आ रहा है कितना उछलेगा। प्रासरण एवं विसरण में महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित है। प्रासरण एवं विसरण में महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित है। सर प्रासरण और विसरण के बीच क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमने लिखना है। तो बताओ प्रासरण के बीच, प्रासरण का दिशा क्या था, उच्च सांद्रता से निम्न या निम्न से उच्च, निम्न से उच्च। तो हम लिख सकते हैं प्रासरण की क्रिया निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, यानी तनु विलयन से लिखिए। प्रासरण की क्रिया निम्न से उच्च सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता की ओर होता है। जबकि विसरण में क्या होगा सर, अपोजिट हो जाएगा। यह उच्च से, विसरण की क्रिया, विसरण की क्रिया उच्च से निम्न सांद्रता, निम्न सांद्रता की ओर होता है। तो प्रासरण और विसरण का एक अंतर तो हो गया। अच्छा देखो, प्रासरण की क्रिया जो थी वह द्रव से द्रव में होता है, लेकिन विसरण की क्रिया द्रव एवं गैस दोनों में होता है। लिख सकते हैं यह केवल द्रव के मध्य होता है, मतलब दोनों द्रव में होना चाहिए। यह द्रव एवं गैस दोनों में होता है, यह द्रव एवं गैस दोनों में होता है। अब देखो, प्रासरण हेतु एसपीएम चाहिए था, अर्धपारगम्य झिल्ली चाहिए था। प्रासरण क्रिया हेतु एसपीएम की आवश्यकता होती है। लेकिन विसरण में अगर बात करें तो ऐसा होता है क्या, इसके लिए एसपीएम की आवश्यकता नहीं होती है। एसपीएम मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली, आवश्यकता नहीं होती है। देखो सर, प्रासरण धीरे धीरे होता है, मतलब कहेंगे यह मंद गति से होता है, यह
मंद गति से होता है, जबकि इसकी बात करेंगे तो यह कैसा होता है, तीव्र गति से होता है। परासरण क्रिया को ना आप नियंत्रित कर सकते हो, इसे नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो सर ये सब मेजर पॉइंट हैं। देखिए विसरण की क्रिया हमेशा बंद क्षेत्र में होता है। किस क्षेत्र में होता है? बंद क्षेत्र में। और ये परासरण की क्रिया और विसरण की क्रिया बंद एवं खुला दोनों क्षेत्र में होता है। यह केवल बंद क्षेत्र में होता है। यह बंद एवं खुला, खुखा में खुला, दोनों क्षेत्र में होता है। अच्छा, परासरण का कुछ एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं? अंगूर से किशमिश बनाना, ये क्या हो जाएगा? परासरण। ठीक है। या किशमिश का फूलना ना, ठीक है। अंगूर से किशमिश बनना या बनाना लिख लीजिए। दूसरा इसमें लिख लीजिए। विसरण में आप क्या लिख सकते हैं? हाँ, इत्र या गैस या परफ्यूम ना, इत्र के गंध का फैलना, इत्र के गंध का फैलना, ETC मतलब इत्यादि, आरो कोनो कोनो लिख दीजिए सर। आप हमारे साथ साथ ही इसे लिख रहे थे तो कंप्लीट भी हो गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ये ठीक है, जनरली ऐसे क्वेश्चंस 2 नंबर टाइप में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सर, देखो आप तो देखते उड़ा डालोगे इसको, अगला क्वेश्चन को आप देखते उड़ा डालोगे। देखो अगला क्वेश्चन कितना बताने योग्य है इस बात को आप ऐसे समझो सर। देखो पहला क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चंस एक साथ अटैच हैं। पहला है कि परासरणी दाब की परिभाषा दे लीजिए, आपने पढ़ रखा है, हो जाएगा ना परिभाषा, पिछले लेक्चर में आपने इस परिभाषा को देख रखा है। दूसरा क्वेश्चन इसी में, चूंकि जब परिभाषा आप लिख दीजिएगा तो उसके बाद फिर क्या लिखिएगा? सूत्र लिखिएगा। आधा आंसर कंप्लीट। अब आधा आंसर कंप्लीट होने के बाद फिर क्या कहता है सर? सिद्ध करें कि परासरणी दाब एक अनुसंख्य गुणधर्म है। अनुसंख्य गुणधर्म किसको कहते हैं? किसी विलयन का वैसा गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों के संख्या पर निर्भर करता है। तो हमें यह सिद्ध कर देना है कि परासरणी दाब कणों की संख्या पर निर्भर करता है, तो सिद्ध हो जाएगा कि परासरणी दाब क्या है? एक अनुसंख्य गुणधर्म है। परासरणी दाब क्या है? अनुसंख्य गुणधर्म है। और इसे सिद्ध करना बहुत आसान काम है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, इसको सिद्ध करने में बहुत कुछ लगने वाला है, बिल्कुल नहीं। आप आसानी से इसको सिद्ध कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो इसके सत्यापन को लिखते हैं। तो आधा आंसर हम आपके भरोसे छोड़ते हैं, आधा हम कर रहे हैं। सत्यापन लिखिए हमारे साथ साथ, सत्यापन। सत्यापन के लिए 3 साइंटिस्ट का हम लोग सहारा लेंगे। चार्ल्स का नियम, बॉयल्स का नियम, एवोगाड्रो का नियम। चार्ल्स कहते थे गैस का आयतन जो है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती है। किसके व्युत्क्रमानुपाती है? दाब के व्युत्क्रमानुपाती है। बॉयल्स कहते हैं गैस का आयतन ताप के समानुपाती है। एवोगाड्रो कहते हैं गैस का आयतन उसके मोल के या मात्रा के समानुपाती है। तो ये सब चीजें बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग चल लेते हैं कहाँ से? बॉयल के नियम से। बॉयल के नियम से भाई बॉयल क्या कहते हैं? तो बॉयल कहते हैं कि गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दाब को हम लोग किससे लिखते हैं? P से, लेकिन है यहाँ पर क्या? परासरणी दाब। तो P के जगह पर अब हम क्या लिखने वाले हैं? पाई लिखने वाले हैं, पाई। इसको कहेंगे समीकरण फर्स्ट। लेकिन इस कंडीशंस के दौरान, इस क्रिया के दौरान
टेम्परेचर और मोल जो होना चाहिए वो दोनों को दोनों कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं हो। बॉयल्स के बाद हम आप लोग कहाँ पर चलेंगे, चार्ल्स के नियम से। किसके नियम से चलेंगे, चार्ल्स के नियम से चलेंगे और चार्ल्स के नियम को डिस्कस करेंगे। गैस का आयतन जो होता है वो ताप के समानुपाती होता है, इसको हम कहेंगे समीकरण सेकंड। और इसके दौरान ना सर प्रेशर के साथ साथ और क्या, मोल, ये दोनों का दोनों क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये दोनों का दोनों क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नहीं बदलेगा। अब चलेंगे किसके नियम से, एवोगाड्रो के नियमानुसार या एवोगाड्रो के नियम से। अब जब आप एवोगाड्रो के नियम से चलोगे तो पाओगे कि गैस का आयतन उसके मोल के या मात्रा के समानुपाती होता है, इसको कहेंगे समीकरण 3। इस क्रिया के दौरान टेम्परेचर और प्रेशर ये दोनों क्या कर देना है, कांस्टेंट कर देना है। अब मोटे तौर पर समीकरण 1, समीकरण 2 एवं समीकरण 3, इस तीनों को हम एक साथ कंबाइन करेंगे। जैसे एक साथ कंबाइन करेंगे तो देखिए वॉल्यूम व्युत्क्रमानुपाती प्रसरणी दाब समानुपाती ताप समानुपाती मोल। अब समानुपातिक सिंबल्स को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज करेंगे, वो कांस्टेंट क्या होगा, तो वो कांस्टेंट यहाँ पर हमने आर लिख दिया। वो कांस्टेंट क्या लिख दिया, आर लिख दिया, आर इंटू टी एन बटा क्या, पाई। हमको क्या चाहिए, पाई चाहिए सर, तो पाई बराबर एन गुना आर टी बटा भी। अब आर टी बटा भी को एक बार में क्या कर डालो, कांस्टेंट कर डालो। अब बराबर का सिंबल्स हटाना चाहते, मतलब कांस्टेंट हटाएंगे तो बराबर का सिंबल हट जाएगा और हो जाएगा पाई समानुपाती एन। देखो क्या स्पष्ट हुआ कि भाई एन बढ़ाओगे, एन मतलब विलय का मोल बढ़ाओगे, मोल मतलब कणों की संख्या बढ़ाओगे तो दाब बढ़ेगा, कणों की संख्या घटाओगे तो दाब घटेगा। तो इससे स्पष्ट हो गया कि प्रासरणी दाब कणों की संख्या पर निर्भर करता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रासरणी दाब क्या है, एक अनुशंक गुणधर्म है, यानी सत्यापित हुआ तो क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। अब क्वेश्चन, यही क्वेश्चन दोबारा आपसे ये भी पूछ सकता है, पाई बराबर सीआरटी का सत्यापन करें, यानी पाई बराबर सीआरटी ज्ञात करें। तो देखो भाई पाई बराबर सीआरटी कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ तक हम सेम कैलकुलेशन लाएंगे। ये लाइन जो आप देख रहे हैं यहाँ तक सेम कैलकुलेशन लाएंगे, बस भी को आर टी बटा जो भी किए इस बार ऐसे नहीं करेंगे, पाई बराबर लिख देंगे एन बटा भी गुना आर टी, बात बराबर है। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, इसको हम लिख लेंगे सर पाई बराबर एन बटा भी गुना आर टी। आप सबको पता है सांद्रता बराबर मोल बटा आयतन, सो फाइनली हो जाएगा पाई बराबर क्या, सीआरटी। यानी जब पाई बराबर सीआरटी सत्यापित करने के लिए बोलेगा तो सब कुछ सेम रहेगा, लास्ट के 1-2 लाइन बदल जाएंगे, सत्यापित हो जाएगा। नोट कर लीजिए तेजी से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए तो अगला क्वेश्चन होगा सर आपका, यहीं से देख लो, टिप दे पक्का, चलो ठीक है। तो अगला क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा अच्छा से, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। यही तो खासियत है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में मूल लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2 ही था, उसके बाद जितना है सब एक दूसरे से रिलेटेड है, संबंधित है। अगर आपने शुरू के 2 क्वेश्चंस अच्छे से पढ़े हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे देखिए हिमांक अवनमन से आप क्या समझते, लिख लीजिएगा ना सर, परिभाषा ग्राफ और उसके नीचे ये वाला सूत्र, कौन सा वाला सूत्र कि भाई डेल टी एफ बराबर टी नोट माइनस टी एस ना। उसके बाद फिर उसके नीचे राउल्ट नियम, कौन सा नियम लिखने, हिमांक अवनमन का एक राउल्ट नियम था ना। क्या था राउल्ट नियम कि सर डेल टी एफ समानुपाती मोललता। अच्छा, इसको जब एलिब्रेट करते थे तो अनुभार, नन इलेक्ट्रोलाइट विलय के अनुभार और हिमांक अवनमन में स्वतः संबंध भी आ जाता था। आपको याद हो तो देखिए हम एक ही बार में लिख रहे हैं, डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू एक्स बटा डब्ल्यू टी गुना 1000 बटा डब्ल्यू इन ग्राम। तो देख लो सर डब्ल्यू टी और के एफ एक ही बार आ रहा है ना, तो रिलेशन भी हो गया। तो बस राउल्ट नियम को लिखिए, रिलेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। एक साथ इसके दोनों क्वेश्चन क्या बनेंगे या लिखाएं, मतलब वही बात एक ही बार लिखाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन का आधा क्वेश्चन तो आप देख लीजिएगा, अभी बस देखिए ध्यान से आधा क्वेश्चन को।
क्या है, परासरण एवं विसरण में क्या अंतर है? बहुत अंतर अभी आपने देखा 3 नंबर क्वेश्चन या 4 नंबर क्वेश्चन में। मतलब यहां तक तो मैं आपके भरोसे छोड़ने वाला हूं। इसके बाद क्या है, वर्कले एवं हार्टले विधि द्वारा परासरण दाब ज्ञात करने के विधि का वर्णन करें। यानी यहां से हम आपको बतला रहे हैं, कहां से, बर्कले एवं हार्टले विधि से। तो लिख लो सर, तो लिख लो वर्कले एवं हार्टले विधि, वर्कले एवं हार्टले विधि। जरा इसको देख लीजिए, बर्कले और हार्टले विधि में है क्या। सिर्फ बहुत आसान काम है, बर्कले और हार्टले विधि। थोड़ा फिगर को बस ध्यान से देखना है, इसके अंदर जो भी है वो फिगर ही है, फिगर पे ही सारा कुछ एक दूसरे पर बेस्ड है। देखिए यहाँ पर एक एसपीएम लगा है, एक एसपीएम हम ऊपर भी लगाने वाले हैं, एक एसपीएम यहाँ भी लगा है। अगर आप फिगर समझ गए तो भाषा तो कुछ है नहीं, तुरंत आप लिख डालेंगे इसमें। और इसमें हम क्या कर रहे हैं सर, तो इसमें हम 2 केस नली लगा रहे हैं। ये केस नली किस लिए लगाएंगे इस पर भी चर्चा करेंगे, केस नली का क्या काम होगा यहाँ पर, ठीक है। चूँकि इस पर ना दाब लग रहा होगा, दाब लग रहा होगा तो उस दाब को सहन करने के लिए कुछ चाहिए, और दाब का जो सहन होगा वो केस नली से ही होगा। ये रहा 2 केस नली। ये क्या है, तो एसपीएम है, एसपीएम। ये क्या है, एसपीएम है। इसके बीच में ये जो आप देख रहे हैं येलो कलर टाइप का, इसके बीच में हम विलायक डाल रहे हैं, शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक डाल रहे हैं। और अब जिस विलयन का प्रासरणी दाब ज्ञात करना है उससे पहले एक पिस्टन लगा देते हैं डिवाइस में, जिस पिस्टन को हम दबाने का काम करेंगे। ये एक पिस्टन है, ठीक है, ये क्या है, पिस्टन है। और ये एक दाब मापी है जिसमें कुछ कांटा लगा हुआ है, मतलब कांटा इधर उधर होगा, इसको हम क्या कहेंगे, दाब मापी। इसी का पाठांक होगा, उसको हम नोट कर लेंगे। ये है केस नली। केस नली मतलब पतला पाइप, जैसे देखते होंगे सलाइन वलाइन चढ़ाते समय किसी को सोडियम चढ़ाया जा रहा है, सोडियम वाटर, तो जिस तरह से पतला पाइप का उपयोग किया जाता है ना, वो पतला पाइप क्या कहलाएगा, केस नली कहलाएगा। केस नली इसलिए लगा दिया जाता है ताकि पिस्टन को दबाए तो ये झिल्ली फटे ना, तो अगर ज़्यादा दब जाए तो पानी केस नली में ऊपर तक चल जाए, इसमें भी पानी ऊपर तक चल जाए और झिल्ली फटने से बच जाए। अब हम इसमें क्या करेंगे, जिस विलयन का प्रासरणी दाब ज्ञात करना है उस विलयन को इसमें डाल देंगे। जैसे ही इसमें डालेंगे तो क्या होने लगेगा, प्रासरण की क्रिया होने लगेगा। और उस प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए यंत्र में लगे पिस्टन को तब तक दबाएंगे जब तक कि प्रासरण की क्रिया बंद ना हो जाए। और जैसे बंद हो जाएगा तो दाब मापी के पाठांक को नोट कर लेंगे। वही नोट किया हुआ वैल्यू कौन सा दाब कहलाएगा, प्रासरण दाब कहलाएगा। प्रयोगशाला में प्रासरणी दाब का कैलकुलेशन इसी प्रकार से किया जाता है और तुरंत हो जाता है। मशीन में डाला, प्रासरण होने लगा, पिस्टन को दबा दिया, पिस्टन दबाया, उसके बाद दाब मापी के पाठांक को नोट कर लिया। पाठांक जो बतला रहा वही कौन सा दाब कहलाएगा, प्रासरणी दाब कहलाएगा। सो लिखिए, बर्कले एवं हार्टले महोदय ने बर्कले एवं हार्टले महोदय ने प्रासरणी दाब
ज्ञात करने हेतु एक यंत्र तैयार किए जो निम्नवत कार्य करता है। भाई कार्य विधि तो ही पढ़ना है मूल रूप से। जो निम्नवत कार्य करता है, फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। कॉपी उपी चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, ज़्यादा दिक्कत हो जाए क्लास चेंज कर लो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं, परेशानी में कुछ नहीं करना, ठीक है। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, जिस विलयन का प्रासरणी दाब ज्ञात करना होता है उसे यंत्र में डाला जाता है तो प्रसरण की क्रिया होने लगती है। तो प्रसरण की क्रिया होने लगती है। तत्पश्चात यंत्र में लगे पिस्टन को तब तक दबाया जाता है जब तक कि प्रसरण की क्रिया बंद ना हो जाए। प्रसरण की क्रिया बंद ना हो जाए के उपरांत दाब मापी के पाठांक को नोट कर लिया जाता है, जो विलयन का वास्तविक प्रसरणी दाब कहलाता है। चित्र बना दीजिए, काम कंप्लीट हो गया। अब इस मशीन के अपने फायदे हैं सर। एक तो समय कम लगता है, फायदे में लिखा नहीं रहा हूँ, कम समय लगता है। दूसरा एग्जैक्ट मान देता है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होता है, सही मान बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा कि झिल्ली फटने के कोई चांसेज नहीं है। तो ये इसके फायदे। अब उसके नीचे चित्र बनाना होगा, बना लो। अब हो गया कंप्लीट। एक क्वेश्चन तो और देख सकते हैं सर, चलो कम से कम एक क्वेश्चन देख लेते हैं सर। ये क्वेश्चन से यहाँ पर जो है वो एक न्यूमेरिकल्स है और आसान है, ऐसा नहीं कि डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल्स है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में, पिछले 3-4 वर्षों की बातचीत करें तो बोर्ड ने न्यूमेरिकल्स लगभग नहीं के बराबर पूछा है। ये आप देख लीजिए, लास्टली न्यूमेरिकल्स 16-17 में पूछे गए, 16 में, उसके बाद से लगभग नहीं आया। तो न्यूमेरिकल्स बनाना उतना ही आसान होता है। और देख लो, ऐसा क्वेश्चन 5 नंबर मतलब फ्री में दे रहा, ले लो, लूट लो, ठीक है। एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज का ये सूत्र है, को 1.01 बार वायुमंडलीय दाब। देखिए ज़्यादा दाब से कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि ये लगभग किसके बराबर है, 1 ATM के बराबर है, 1 बार के बराबर है, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब इतना होता है, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं करना। पर 1 किलोग्राम जल में घोला गया तो हम ग्लूकोज लेते हैं C6H12O6 और इसको किस में घोलते हैं, जल में घोलते हैं। इसमें घोलने के बाद बनाते क्या है सर, तो विलयन बनाते हैं। क्या बना लेते हैं, विलयन बना लेते हैं। इसका वेट कितना है, 18 ग्राम है।
अच्छा, ग्लूकोज का अनुभार आप निकालोगे, देखो कार्बन का कितना होता है 12, 6 गो कार्बन है, बरछा का 72, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 12 गो हाइड्रोजन है तो 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 का 96, देखो 2 2 4, 170 10 80, 180 ग्राम प्रति मोल। अब जल का वेट कितना है, जल का वेट है 100 ग्राम, सॉरी 100 ग्राम नहीं है, 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, 100 ग्राम नहीं 1000 ग्राम में घोला गया। तो कहता अब जल किस ताप पर उबलेगा, यानी बिलियन किस ताप पर उबलेगा, TS निकालो। वैसे जल उबलता किस ताप पर है, जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ये तो सबको पता है, 100 डिग्री सेल्सियस माने 373 केल्विन। अब इस बिलियन के लिए केबी का मान दिया हुआ, केबी का मान कितना है जल के लिए, इसमें लिख लीजिए जल वाला में, केबी का मान है 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो फाइनली देखो हमको निकालना क्या है, TS निकालना। सर एक चीज बताओ, आपने एक सूत्र पढ़ा क्वथनांक उन्नयन में, डेल TB बराबर TS माइनस T नोट, शायद अगर आपको याद हो तो पढ़े हो ना ऐसा। अगर हमको निकालना क्या है, TS निकालना, T नोट हमको मालूम है। अब किसी तरह से अगर डेल TB पता चल जाए तो TS तो अपने आप निकल जाएगा सर। तो हम डेल TB की ओर चलते हैं। डेल TB का फॉर्मूला जो राउल्ट नियम से आया कि चूंकि डेल TB बराबर KB इंटू एक्स बटा WT गुना 1000 बटा क्या W इन ग्राम। गुड सर, इसका उपयोग करो। डेल TB बराबर KB का वैल्यू 0.52 गुना x का वैल्यू 18, WT का वैल्यू 180 गुना 1000 बटा E भी 1000। सर 1000 गया काम से, ये कट जाएगा कितना बार में, 10 बार में। सो फाइनली देखो डेल TB बराबर 0.52 बटा 10 यानी 0.052 केल्विन डिग्री सेल्सियस, जिसमें लिख लो इसका यूनिट सब सेम होता है, इसलिए चूंकि ये किस लगा हुआ, डेल TB लगा हुआ, मतलब जितना अगर 273 इसमें जोड़ रहे हैं, देखिए 273 घट भी रहा है ना, तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन डेल वाला में हमेशा बराबर होगा। अब हमको निकालना क्या है, TS। तो चूंकि डेल TB बराबर TS माइनस T नोट, इसलिए TS बराबर वो अन्य माइनस में, अन्य कौन सी में, प्लस में। तो फाइनली डेल TB प्लस T नोट, अब केल्विन में रखे हो तो केल्विन वाला वैल्यू रखना 0.052 अब प्लस 373, तो कितना हो जाएगा सर 373.052 केल्विन। अगर कोई डिग्री सेल्सियस में रखता तो वो क्या लिखता, वो लिखता सर 0.052 प्लस 100 यानी 100.052 डिग्री सेल्सियस। तो आप जैसे लिख लो दोनों करने, ये लूट मचा था नंबर का, जिसको लूटने का मौका मिला होगा वो लूट लिया होगा, नोट कर लीजिए। क्या हुआ सर, रुपेश? नहीं, अच्छा एक चीज बताइए, कोई अगर 12th की तैयारी कर रहा हो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ये फॉर्मूला नहीं पता हो तो वो 12th की तैयारी किया या नाटक किया? वो नाटक नहीं किया, भरतनाट्यम मोहिनी अट्टम कर लिया ना, मतलब हद करते हो यार। कि बिहार में एक होता है अल्लाह रुदल, वो तो नहीं कर लिया, ठीक है। तू लोग लेकिन क्विज नहीं देते हो, इसका नुकसान होगा, क्विज दिया करो। देते हो, सही होता है, सब हो जाता है सही। क्विज ही देते हैं, हाँ क्विज दीजिए, उसमें हो भी जाता है 5 मिनट में सब काम कर लो, 5 को क्वेश्चन नहीं रहता। देते हो रे क्विज, क्विज देते हो? है देखो पूछ रही है किस पे, यूट्यूब। हाँ तो ये फायदा है ना, ये वो जानकारी के लिए अच्छा, यूट्यूब पर हम आज सिखा देते हैं क्विज कैसे होगा। अभी जस्ट एक क्वेश्चन बाद में करेंगे, ठीक है? नहीं क्वेश्चन नहीं होगा, बस क्विज सिखा देंगे। क्विज यूट्यूब पर ही सिखा देते हैं, इसको लिख लीजिए, आप लोग भी सीख लीजिएगा कि क्विज कैसे देना है। एवरी डे यूट्यूब पर 5-7 क्वेश्चन डाले जाते हैं जो आपके आज के लेक्चर पर बेस्ड होता है, पिछले लेक्चर पर बेस्ड होता है। तो आप उस क्विज को देते रहिए, आपका ऑब्जेक्टिव इंप्रूव्ड होते जाएगा और ज़्यादा समय भी नहीं लगना। बस यूट्यूब खोलिए, 2 मिनट में 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आप टिक कर लीजिएगा और साथ ही साथ पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। और चूंकि रिसेंट में आप उस लेक्चर को पढ़े हैं तो सही करना आपके लिए और आसान काम होता है और यादाश्त शक्ति भी मजबूत हो जाता है। तो इसको आप अगर लिख लें जल्दी से तो मैं आपको क्विज की दुनिया में ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि क्विज कैसे होना है। एक एक पॉइंट में करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है? एक एक पॉइंट लाइव चलेगा, हो सकता है हिंदी संगीत भी आए,
नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। चलिए देखते हैं। यूट्यूब पर लाइव जाना क्लास के चैनल से खतरों से खाली नहीं है। चलो फिर भी चलते हैं। सबसे पहले यहाँ जाकर सर्च करना है। सर्च में क्या सर्च करना है? तो सर्च में जाकर सर्च करिए RIGHT, राइट, वे, WAY, वे। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? केमिस्ट्री ना, देखिए आ गया राइट वे केमिस्ट्री बेगूसराय, राइट। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे इस पर क्लिक करिएगा, चलिए देखते हैं क्या खुल रहा है भाई। तो इस पर क्लिक करने के बाद एक चैनल आ रहा है यहाँ पर, राइट वे केमिस्ट्री। इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक कर दिया हमने, चैनल खुल गया। अब ये चैनल खुल चुका है ना। इस चैनल में यहाँ देखिए, आप मोबाइल में खोलिएगा, मोबाइल में भी दिखेगा। आप लैपटॉप में अगर खोलना है तो उसमें तो दिखना ही दिखना है, ठीक है, मोबाइल में भी दिखेगा। यहाँ पर होम, वीडियो, शॉर्ट, लाइव, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी। तो आपको जाना कहाँ पर है? कम्युनिटी में जाना है। कम्युनिटी में जब आप चले जाइएगा तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे आएंगे। क्वेश्चन जो लिखे आएंगे वो क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, अनुसंख्य गुणधर्म निर्भर करता, द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन, कणों के आकार पर, ऑन द शेप ऑफ पार्टिकल, कणों के आयतन पर, ऑन द वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, कणों के संख्या पर, ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्योंकि इस चैनल पर जाकर पहले टिक कर दिया गया है तो आपको यहाँ ग्रीन दिख रहा है। जब आप करिएगा तो जैसे देखिए, इसको हम अगर टिक करेंगे तो क्रॉस गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है तो सही हो गया। देखिए सही होने पर संकेत मिलता है, देख रहे हैं, थोड़ा सा खुशी वाला व्यक्ति मिलता है, और गलत होने पर देखिए यक्के वाला था, भूख गलत, हिल गए, ऐसा वाला कुछ होता है। तो इसको हम सही कर लेते हैं। अभी सही हो गया। अब इसको अनलिस्टेड कर दिए तो अनलिस्टेड भी हो गया। दूसरा देख लीजिए, क्या होता है जब एक उड़नशील विलय को जल में घोला जाता है? व्हाट हैपेंस व्हेन ए वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो वाटर में जब डिजॉल्व करते हैं तो क्वथनांक बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीजेज। भाई ऐसा अगर टिप देते तो गलत हो जाता। अब इसमें आइए, क्वथनांक घटता है, बॉइलिंग पॉइंट इज डिक्रीजेज। भाई इस पर टिक कर लो, सही हो जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पर देखिए सैकड़ों की संख्या में क्वेश्चन पढ़े, क्लास 11th के, क्लास 12th के, और सभी चैप्टर्स के हैं, मैक्सिमम चैप्टर्स के। यहाँ पर ये लैगिंग आ रहा है, वो देखिए क्वेश्चन आते रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन से। अगर इसके क्वेश्चंस भी आप टिक कर लेते हैं ना तो बहुत कुछ आपको याद हो जाएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा। पहला चैप्टर देख रहे हैं, 7 दिन से हम डाल रहे हैं, 7-8 दिन से पहला चैप्टर से ही डाला जा रहा है। ये देखिए पॉलीमर का है, आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, उसके क्वेश्चंस देखिए 129 बच्चों ने इस पर अपना आंसर डाला है, जिसमें से अगर सही चेक करें, जैसे यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? हुज पॉलीमर ऑफ नेचुरल रबर। तो प्राकृतिक रबर जो है वो किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। अगर इसको आप टिक करते देखिए सही हो जाता। ठीक है, ऐसे करके आपको पता चलते रहेगा कौन सही है कौन गलत है। जैसे देखिए निम्न में कौन नायलॉन 6 का एक एकलक है? नायलॉन 6 का एकलक कौन होता है? कैप्रोलैक्टम होता है। देखिए सही हो गया। अगर इसके सिवा हम इसको टिप लेते तो क्या हो जाता? तो साथ ही साथ आपको पता चलने वाला सही है कि गलत है। ये बहुत अच्छा चीज है। तो एक बार ना आप इसको जरूर डेली शाम में कितने बजे? 9 बजे जब आप सोने जाएंगे तो मोबाइल को एक बार यूट्यूब पर ले जाना है, कम्युनिटी में जाकर टिक कर देना है, सही है या गलत है, स्वतः पता चल जाएगा। आज के लिए बस इतना है, चलिए।